नमस्कार दोस्तों स्वागत है इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एसएससी जेई का फॉर्म कैसे भरना है। दोस्तों एसएससी जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए और मैकेनिकल के लिए जो है ना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा हर साल वैकेंसी निकाला जाता है। इस वैकेंसी में मैं एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई समस्या ना आए। दोस्तों अगर इस वैकेंसी की बात किया जाए तो इसमें अगर आप जो है ना डिग्री किए हैं सिविल से या मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं, या अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में तो आप जो है ना इसमें आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों अगर इसमें हम पूरी वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी जो है ना वो अलग अलग मिनिस्ट्री के तहत रहती है। जैसे अगर हम बात करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ब्रह्मपुत्रा रोड मिनिस्ट्री ऑफ जय शक्ति हो गया, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गया, ये सारा डिपार्टमेंट मिलाकर दोस्तों जो है ना 968 पोस्ट पे वैकेंसी है, यानी कि टोटल 968 पोस्ट पे वैकेंसी है। अगर इसका पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है और समझना है तो इसके लिए जो है ना इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आपको गूगल पे सर्च करना है ssc.gov.in। अब जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है ना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप एसएससी के जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए नोटिस बोर्ड में 28 मार्च 2024 को नोटिस ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा पढ़ेंगे। अब फॉर्म को कैसे भरना है यहाँ पे समझिए। दोस्तों ssc.nic.in जो है ना इसका पहले वेबसाइट था, यानी कि जो 2023 में वैकेंसी निकला था उस वेबसाइट पे आप फॉर्म भरते थे। लेकिन अब जो इसका वेबसाइट है वो ssc.nic.in से बदलकर ssc.gov.in रख दिया गया है। तो इस वेबसाइट पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड में लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा और फिर यहाँ पे जो है ना कैप्चा डाल के लॉगिन करने को बोलेगा। अब देखिए ये जो पहले आपका रजिस्ट्रेशन था यानी कि ssc.nic.in पे अगर आपका रजिस्ट्रेशन था वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे वैलिड नहीं है। यहाँ पे अगर आप 17 फरवरी के बाद एसएससी ओटीआर रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आपको जो है ना ओटीआर वाला रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। लेकिन अगर आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे जो है ना न्यू यूजर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू यूजर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जाएगा। अब देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है ना ये सारे कैंडिडेट्स को करना है। अगर आप एसएससी जेई की तैयारी करते हैं, जीडी की तैयारी करते हैं, सीएचएसएल की तैयारी करते हैं, सीजीएल की तैयारी करते हैं, सीपीओ की तैयारी करते हैं तो ये सारे कैंडिडेट्स को जो है ना यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है ना कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ना पर्सनल डिटेल्स खुलेगा। पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे 1 नंबर में आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव एन आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और अपना आधार कार्ड का 12 अक्षर का नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। फिर यहाँ पे जो है ना वेरीफाई आधार कार्ड का नंबर लिखा हुआ है तो फिर इसमें उसी आधार कार्ड के नंबर को फिर से यहाँ पे फिल करेंगे। ये 2 बार इसलिए फिल कराया जाता है ताकि जो है ना आप गलत फिल ना करें। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। इसको नो करते ही यहाँ पे 2 नंबर वाला ऑप्शन आपके लिए इनेबल हो जाएगा जहां पे पूछा जाएगा टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड। तो यहाँ पे जो है ना आप ड्राइवरी लाइसेंस या एम्प्लॉयडी आईडी या पैन कार्ड या पासपोर्ट या स्कूल कॉलेज आईडी या वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक यहाँ से चूज करके और यहाँ पे उसका जो है ना नंबर फिल कर लेंगे, जैसे आइडेंटिफिकेशन कार्ड का नंबर। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप ये ऑप्शन मतलब ये 1 नंबर ऑप्शन जो है ना यस करेंगे तो आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन जो है डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि एक कैंडिडेट्स को एक ही आईडी प्रूफ देना है। उसके बाद अगर हम बात करें 3 नंबर में कैंडिडेट्स का नाम फिल करना है। आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपना नाम फिल करना है, गलत नाम फिल नहीं करना है, क्योंकि ओटीआर में जो है ना रजिस्ट्रेशन एडिट करना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर यहाँ पे वेरीफाई नेम यानी कि फिर से आपको नेम फिल करना है। सभी डॉक्यूमेंट्स को जो भी चीज आप फिल करेंगे 2-2 बार फिल करना है ताकि जो है ना आप गलत फिल ना करें। फिर यहाँ पे पूछेगा हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपका नाम कभी चेंज हुआ है। जो नाम चेंज हुआ रहता है वो अगर 10वीं के पास करने के बाद सर्टिफिकेट में हुआ है तब आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको जो है ना नो कर देंगे। अगर चेंज हुआ है तो आप न्यू नेम बताएंगे और ओल्ड नेम वहां पे फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आगे बात करें तो आगे में यहाँ पे जो है ना 5 नंबर में आपको जेंडर बताना है कि आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे वेरीफाई जेंडर आपको बताना है। ये करते ही आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताना है। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ जो आपको बताना है वो डेट मंथ ईयर के फॉर्मेट में बताना है। ये जो है डेट ऑफ बर्थ ये आपका जो है ना 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो है वो बताना है। फिर यहाँ पे वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ यानी कि उसी डेट ऑफ बर्थ को फिर से यहाँ पे लिखना है ताकि आपसे गलती फील ना हो, इसलिए ये 2-2 बार फिल कराया जा रहा है कि अगर एक बार में गलती फील हो भी जाए तो आप दूसरी बार में उसको पकड़ लें और सही कर लें।
7 नंबर में आपको फादर्स नेम फिल करना है, आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पिताजी का नाम फिल करना है। फिर से यहाँ पे वेरीफाई पिताजी के नाम में फिर से पापा का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे 8 नंबर में आपको अपने माँ का नाम फिल करना है जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगा। फिर यहाँ पे वेरीफाई मदर नेम में आपको फिर से अपने माँ का नाम यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन 10th क्लास का एजुकेशन बोर्ड, आप जो है ना किस बोर्ड से 10वीं क्लास पास किए हैं, यहाँ पे भारत के पूरे बोर्ड का नाम है। आप इसमें से देख लेंगे कि आपका बोर्ड जो है ना वो कौन सा है, यहाँ से चूज कर लेंगे। बोर्ड चूज करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई मैट्रिकुलेशन 10th का फिर से बोर्ड आएगा, फिर से यहाँ पे चूज करेंगे। ये चूज करने के बाद 10 नंबर में आपको रोल नंबर फिल करना है, यानी कि 10वीं क्लास में आपका बोर्ड रोल नंबर क्या था वो यहाँ पे लिखेंगे, स्कूल का रोल नंबर नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे वेरीफाई रोल नंबर में आपको 10वीं क्लास का बोर्ड रोल नंबर यहाँ पे फिर से लिखना है। फिर यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना है कि आप किस ईयर में 10वीं क्लास पास किए हैं, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि 10वीं क्लास आप जिस ईयर में पास किए हैं उसको फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आप कहां तक पढ़ाई किए हैं। तो एसएससी में 10वीं लेवल का भी वैकेंसी आता है, इंटर लेवल का भी वैकेंसी आता है, ग्रेजुएशन लेवल का भी वैकेंसी आता है, डिप्लोमा लेवल का भी वैकेंसी आता है। तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, जैसे अगर मैट्रिकुलेशन है 10th सेलेक्ट करेंगे, हायर सेकेंडरी 12th है तो 12th सेलेक्ट करेंगे, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा करेंगे, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी है तो पीएचडी। आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करते ही फिर से बोलेगा यहाँ पे वेरीफाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि फिर से आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे 13 नंबर में कैंडिडेट्स का मोबाइल नंबर, यानी कि आप अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर फिल करेंगे जिसपे जो है ना एसएससी से जुड़ी इंफॉर्मेशन आपको मैसेज के थ्रू भेजा जा सके। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे जो है ना आपको कैंडिडेट्स का ईमेल आईडी फिल करना है, ताकि भविष्य में कभी कोई जरूरत पड़े, जैसे कि आप एसएससी का कोई फॉर्म भरेंगे तो उस पे जो है ना एडमिट कार्ड भेजा जाता है एग्जाम से 72 घंटे पहले। इसलिए आप लोग अपना एक वैलिड और ऐसा ईमेल आईडी फिल करेंगे जो आपके पास परमानेंटली हो, ऐसा नहीं कि जब आपका मोबाइल बदले तो आपका ईमेल आईडी भी बदल जाए। इसलिए आप लोग ईमेल आईडी को अच्छे से जांच पड़ताल करके और जिसका पासवर्ड पता हो वही ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे ही आप 13 नंबर और 14 नंबर में यानी कि अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करेंगे तो थोड़ा देर जो है ना इसको ऑथेंटिकेशन करेगा और यहाँ पे जो है ना दोनों के सामने सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे दोनों के ऊपर जो है ना सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम मोबाइल के ऊपर सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक किए तो हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को हम यहाँ पे फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे इधर में वैलिडेट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। वैलिडेट करते ही जो है ना यहाँ पे थोड़ा देर हमको लोडिंग का एक इंटरफेस आएगा। लोडिंग के बाद यहाँ पे देखिएगा वैलिडेटेड बोल देगा। उसके बाद जो ईमेल आईडी फिल किए हैं इसके सामने भी यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे फिल कर देंगे। एक बात ध्यान रहे, ओटीपी फिल करने से पहले जैसे ही आप सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो ओटीपी आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मतलब ये वेरिफिकेशन कर रहा है, उसके बाद जो है ना ओटीपी आ रहा है। तो आप लोग इस वेबसाइट को कट मत कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप लोग कट कर दीजिएगा। ओटीपी फिल करने के बाद वैलिडेट कीजिएगा। वैलिडेट करते ही फिर यहाँ पे लोडिंग लिखेगा और फिर थोड़ा टाइम लेगा। ये आपका वैलिडेट हो जाएगा। वैलिडेट हो जाएगा तो इस तरह से आपके जो है ना मोबाइल नंबर के ओटीपी के नीचे यहाँ पे वैलिडेटेड लिख देगा और ईमेल आईडी के ओटीपी के बगल में वैलिडेटेड लिख देगा। आप इसको देखेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आएगा, बोलेगा पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। देखिए ये मैसेज जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही आ जाए, आप लगभग 2-3 बार ऐसे ऐसे करेंगे, मतलब सेव टू नेक्स्ट तब जाके आएगा, नहीं तो अभी वेबसाइट थोड़ा बिजी चल रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये अब आपके सामने होम स्क्रीन पे सक्सेस का मैसेज आए तो आप इसको कट कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको कट करेंगे ना तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों के माध्यम से जो है ना आपको मैसेज भेज दिया गया है, तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते ही जो है ना अब यहाँ पे बोलेगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कीजिए और उसके बाद पासवर्ड फिल कीजिए। तो अब जो पासवर्ड है ना ये पासवर्ड आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू, जब रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मैसेज के थ्रू गया होगा ना तो वहीं पे एक पासवर्ड होगा। पासवर्ड जो होगा वो 6 कैरेक्टर का होगा और संख्या में होगा। उस पासवर्ड को भी यहाँ पे फिल करना होगा। पासवर्ड फिल करने के बाद जो कैप्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको भी आप इस बॉक्स में फिल कर लीजिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। साइन इन के ऊपर क्लिक करते ही जो है ना आपका ये सक्सेसफुली साइन इन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप ओल्ड पासवर्ड, देखिए ओल्ड पासवर्ड जो है ना ये ओल्ड पासवर्ड को हम मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू मैसेज में गया है ना
वो आपका ओल्ड पासवर्ड हो गया, 6 कैरेक्टर में होगा और गिनती की संख्या में होगा, तो उसको यहाँ पे फिल कर देना है। अब यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड फिल करना है। न्यू पासवर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम 8 कैरेक्टर, यानी कि ये मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि इंक्लूडिंग 1 अपर केस होना चाहिए, मतलब 1 या 1 से ज्यादा। अपर केस का मतलब होता है कि एबीसीडी का कैपिटल लेटर। उसके बाद 3 नंबर में बताया गया है इंक्लूडिंग 1 या मोर लोअर केस लेटर, यानी कि जो एबीसीडी का छोटा अक्षर होता है ना, उसमें से भी एक लेटर रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि इंक्लूडिंग 1 या मोर नंबर, यानी कि गिनती की संख्या, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि इंक्लूडिंग 1 या मोर स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर जैसे बोले तो एट द रेट हो गया, हैशटैग हो गया, परसेंटेज हो गया, डॉलर का साइन हो गया, इन सब स्पेशल कैरेक्टर में आता है। जैसे अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप ऋतिक में आर को कैपिटल रखेंगे। मैं यहाँ से जो है ना पासवर्ड को शो कर रहा हूँ, ये मेरा पासवर्ड नहीं है, मैं डमी के तौर पे बता रहा हूँ। ऋतिक में जो है ना आर कैपिटल हो गया, ITIK ये सब स्मॉल हो गया। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो एट द रेट 1 2 3 इस तरह से आप पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड जब बनाएंगे ना, पासवर्ड फिल करने के बाद जब इसको छोड़ेंगे तो ये बता देगा यहाँ पे, अगर रेड हो जाएगा तो समझिए कि वो पासवर्ड आप नहीं रख सकते हैं, अगर रेड नहीं होगा तो समझिए कि वो पासवर्ड रख सकते हैं। फिर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड फिल करना है, यानी कि उसी पासवर्ड जो यहाँ पे न्यू पासवर्ड में आप फिल किए हैं, इसी को यहाँ पे फिर से फिल कर देना है। ये पासवर्ड मैं डमी के तौर पे बताया हूं, इसी तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है सिक्योरिटी क्वेश्चन का। अब देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन उस टाइम पे काम आता है जब आपको पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर अगर फॉरगेट करना है, तो वहां पे आपको कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो आप सिलेक्ट यहाँ पे करेंगे वो आपको वहां पे बताना होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो बताया है व्हाट सिटी वेयर यू बॉर्न इन, यानी कि जहां पे आपका जन्म हुआ है, या मदर्स मिडिल नेम हो गया, या आपका फेवरेट मूवीज हो गया, या आपका फेवरेट स्कूल हो गया, या आपका फेवरेट बुक हो गया, जो भी आप चाहें ना यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है 5-6 ऑप्शन दिया हुआ है, एक यहाँ पे सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 में फिर से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ये हम सिलेक्ट कर लिए और इसका आंसर जो है ना हम यहाँ पे कुछ भी डाल लेते हैं, तो फिर यहाँ पे जो है ना अब आपको दूसरा सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे हम दूसरा यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और इसका भी आंसर हम यहाँ पे कुछ भी अपने मन से जो आपको अच्छा लगे वो फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली और सक्सेस का इंटरफेस आएगा। आप इसको यहाँ से कट कीजिएगा। यहाँ से कट करने के बाद जो है ना अब यहाँ पे जो है ना आपको फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड फिल करना होगा। पासवर्ड आपको वो फिल करना है जो आपने जो है ना अभी आप चेंज किए हैं, वो पासवर्ड फिल करेंगे और जो कैप्चा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है उस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से लॉगिन के ऊपर क्लिक करना होगा। लॉगिन करते ही जो है ना अब आपसे यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स पूछेगा। एडिशनल डिटेल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपसे कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे कैटेगरी चूज करेंगे। जैसे कि ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, यूआर है। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट और एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्रिब्स और ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड कास्ट, यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व। तो आप देख लेंगे कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, वो कैटेगरी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जो कैटेगरी आप यहाँ पे फिल करेंगे उसी कैटेगरी को फिर से यहाँ पे वेरीफाई कैटेगरी में सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको नेशनलिटी पूछा जा रहा है। अब देखिए नेशनलिटी जो है ना यहाँ पे ये सब्जेक्ट ऑफ भूटान भी है, ये सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भी है और सिटीजन ऑफ इंडिया भी है। तो आप यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर अदर कहीं से हैं तो आप अदर सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये इंडिया गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है इसमें बाहर के लोग फॉर्म भरते होंगे, हालांकि आपको यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना 3 नंबर वाला ऑप्शन जो है ना ये ऑलरेडी डिसेबल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर में आपसे बोला जा रहा है कि विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे आपके शरीर में कहीं कटे फटे या तिल या जले का निशान है तो उसको यहाँ पे फिल कर देना है। ये फिल करने के बाद यहाँ पे 5 नंबर में आपसे पूछेगा कि आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं? अगर हैं तो आप इसको यस करेंगे। अगर यस करेंगे तो यहाँ पे बताएंगे अपने डिसेबिलिटी के बारे में कि एचएच है कि ओएच है कि अदर है कि वीएच है। अगर आप एक मतलब विकलांग पर्सन नहीं है तो आप इसको नो करेंगे, ये ऑप्शन आपका डिसेबल हो जाएगा। नीचे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना परमानेंट एड्रेस। अब देखिए परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है अस्थाई पता। अस्थाई पता में आपको यहाँ पे बताना है, जैसे अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आप हाउस नंबर, लैंडमार्क, नियर बाई या लोकेलिटी करके फिल कर सकते हैं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो विलेज, पोस्ट ऑफिस का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, ये सब पिन कोड यहाँ पे
फिल करना है। यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करने के बाद स्टेट का नाम आप एड्रेस में फिल नहीं करेंगे, स्टेट यहाँ से जो है ना चूज करने का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से स्टेट चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे स्टेट के बाद अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन है, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, पिन कोड फिल करेंगे। ये फिल करने के बाद यहाँ पे 7 नंबर में पूछेगा इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, क्या आपका जो है ना वर्तमान पता और अस्थायी पता अगर दोनों सेम है तो आप सिंपली यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर दोनों अलग अलग है तो आप यहाँ पे नो रहने देंगे और अपना अलग अलग जो एड्रेस है उसको फिल करेंगे। ये फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे जो है ना लोडिंग लेगा थोड़ा देर, उसके बाद यहाँ पे बोलेगा एडिशनल डिटेल सेव सक्सेसफुली और सक्सेस का इंटरफेस आएगा, तो आप इसको यहाँ से कट कीजिएगा। यहाँ से कट करने के बाद जो है ना फिर थोड़ा देर लोडिंग लेगा और यहाँ पे डिक्लेरेशन आया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन। अब इसको क्या करना है ना कि यहाँ पे आई एग्री कर देना है, और आई एग्री करने से पहले अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्रीव्यू ओटीआर के ऊपर क्लिक करके अपना जो भी आपका ओटीआर है ना इसका डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है, उसके बाद आपका आधार नंबर दिखा रहा है, और ये सब यहाँ पे दिखा रहा है, नाम दिखा रहा है, जो भी डिटेल्स मतलब आपने फिल किया है ना वो सब यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप इसको देख लेंगे एक बार ध्यान से। अगर आप चाहें तो जैसे मतलब आप इसको प्रिंट करना चाहें तो ऊपर में यहाँ पे जो ऑप्शन है प्रिंट का, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे ये मेरा प्रिंट हो गया तो अब हम यहाँ से इसको कट करेंगे। कट करने के बाद आई एग्री डिक्लेरेशन हमने टिक कर रखा है, अब यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करते ही यहाँ पे बोलेगा सक्सेस डिक्लेरेशन सबमिट सक्सेसफुली, आप इसको यहाँ से कट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपके सामने कैंडिडेट डैशबोर्ड खुल चुका है। इसमें जो है ना आपका सबसे पहले नाम दिखाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा, पिताजी का नाम दिखाएगा, ईमेल आईडी दिखाएगा, पूरा एड्रेस दिखाएगा, मोबाइल नंबर दिखाएगा। ये सब जो है ना आपका यहाँ पे डैशबोर्ड है। अगर आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते समय कोई गलत कर दिए थे तो आप जो है ना यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके और अपना जो है ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सुधार कर सकते हैं। अगर आपका पूरा डिटेल सही है, ओटीआर में सब कुछ आपका सही है, तो आपको जो है ना थोड़ा नीचे आना है। नीचे में जो है ना आपको लाइव एग्जामिनेशन का सेक्शन मिलेगा। इसमें जो है ना यहाँ पे अभी आप देखिएगा तो जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का जो है ना फॉर्म है, जो कि यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करें तो 28 मार्च 2024 को स्टार्ट हुआ है और 18 अप्रैल 2024 तक आप लोग जो है ना फॉर्म भर पाएंगे। अगर यहाँ पे माई एप्लीकेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे जो है ना जो पोस्ट में आप आवेदन दिए होंगे वो दिखाएगा, एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री में भी वही दिखाएगा। तो यहाँ से जो है ना आप लोग देख लीजिएगा। और लाइव एग्जामिनेशन में आप लोगों को रहना है और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के सामने आप लोगों को अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना एक इंस्ट्रक्शन आएगा और यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन है फिल फॉर्म का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स खुलेगा। इसमें आपसे बोला जाएगा कि जो मतलब इंफॉर्मेशन है ना, जितना भी आपका जानकारी दिखाया जा रहा है वो 1 से लेकर 18 नंबर तक आपको जो है ना फिल नहीं करना है। ये सब आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन किए हैं ना उसी से डाटा आया है, यानी कि ये सब में आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। तो बस सिंपली आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट करेंगे बोलेगा सक्सेस पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद जो है ना आपके सामने एजुकेशन डिटेल्स खुलेगा। आप देखिए एजुकेशन डिटेल्स में जो है ना यहाँ पे 19 नंबर में पूछा जा रहा है स्ट्रीम सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपने जो है ना किस ब्रांच से अपना जो है ना बीटेक किया है या अपना जो है ना मतलब डिप्लोमा किया है। इसमें ऑटोमोबाइल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है। तो इसमें से आपको जो है ना जिस ब्रांच से आपने पढ़ाई किया है उस ब्रांच का नाम सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपना ब्रांच का नाम सिलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे नीचे बोला जाएगा वेरीफाई स्ट्रीम सब्जेक्ट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो उसी ब्रांच को आपको फिर से यहाँ से चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे 20 नंबर में बोला जाएगा हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि ये तो हो गया आपने किस ब्रांच से पढ़ाई किया है, उस ब्रांच में जो है ना आपके पास कहाँ तक क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा है कि ग्रेजुएशन है कि पोस्ट ग्रेजुएशन है कि पीएचडी है, जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पे 21 नंबर में पूछा जाएगा एग्जाम क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अब देखिए इसमें जो है ना यहाँ पे 21.1 में पूछा जा रहा है क्वालिफाइंग डिप्लोमा या डिग्री, मतलब आप जो कोर्स किए हैं वो क्या है, डिप्लोमा है कि डिग्री है कि बीई है, जो भी है यहाँ से आप चूज करेंगे। जो चूज करेंगे फिर यहाँ पे जो है ना 21.2 में आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्ट स्ट्रीम, इसमें आपका कौन सा सब्जेक्ट है। तो जैसे आपने जो है ना डिप्लोमा यहाँ पे चूज किया है या ऊपर में जो ब्रांच आप चूज किए हैं ना वही ब्रांच यहाँ पे खुल के आएगा। जैसे ऊपर में हमने सिविल चूज किया था तो यहाँ पे भी सिविल खुल के आएगा। अब अगर हम ऊपर में मैकेनिकल चूज किए होते तो यहाँ पे भी मैकेनिकल आता। फिर यहाँ पे 22 नंबर में पूछा जाएगा कि डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग डिप्लोमा डिग्री, तो इसमें जो है ना आपको बताना है कि आप पास कर लिए हैं कि एपीआर
अपीयरिंग है, मतलब आप जो जानकारी दिए हैं डिप्लोमा का या डिग्री का वो अभी पास कर चुके हैं कि अपीयरिंग है। अगर अपीयरिंग है तो आपको ईयर ऑफ पासिंग चूज करने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए कि हम पास कर लिए हैं तो यहाँ से पास सिलेक्ट करेंगे, तो फिर यहाँ पे जो है ना पास ईयर पूछेगा कि मतलब हमने किस ईयर में पास किया है, ये यहाँ से आपको जो है ना बताना है। ईयर बताने के बाद जो है ना 22.3 में यहाँ पे स्टेट बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, यानी कि आप किस राज्य से जो है ना पास किए हैं यहाँ पे बताएंगे अपना डिप्लोमा या डिग्री। राज्य का नाम चूज करने के बाद नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, आप जो है ना उस राज्य में किस यूनिवर्सिटी से किए हैं ना ये सब यहाँ पे बताएंगे। ये बताने के बाद जो है ना आपका रोल नंबर क्या है 22.5 में यहाँ पे बताएंगे, आपका डिप्लोमा या डिग्री का रोल नंबर क्या है। फिर यहाँ पे जो है ना 22.6 में आप अपना परसेंटेज बताएंगे कि आप कितने परसेंट नंबर से डिप्लोमा या डिग्री किए हैं। 22.7 में अगर आप परसेंटेज से नहीं किए हैं, सीजीपीए से किए हैं, तो 22.7 में आपको फिल करना है अपना सीजीपीए। ये सब फिल करने के बाद आपको फिर यहाँ पे राइट साइड में एक बटन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा एजुकेशन डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद जो है ना आपके सामने यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 खुलेगा। इसमें जो है ना आपसे यहाँ पे 23 नंबर में पूछा जा रहा है कि क्या आप एक सर्विसमैन आर्मेड फोर्स से हैं। अगर हैं तो आप सिंपली इसको यस करेंगे। यस करने के बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताएंगे, डेट ऑफ रिटायरी बताएंगे, टोटल लेंथ कितना था ये आप बताएंगे। लेकिन अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा 24 नंबर में कि क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, जैसे SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का एज में छूट दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर आप एक जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे 25 नंबर में पूछा जाएगा कि डू यू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर, मतलब आप अपने जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जो है ना SSC को अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप सिंपली इसको नो कर देंगे। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 खुलेगा। अब देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 2 जो है ना सबसे पहले 26 नंबर में प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आपको जो है ना अपना एग्जाम सेंटर चूज करना है जिसमें प्रेफरेंस 1 है, प्रेफरेंस 2 है और प्रेफरेंस 3 है। यानी कि आपको अपना घर से 3 नियरेस्ट जो है ना एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपसे जो है ना सबसे पहले पूछा जाएगा 27.2 में कि डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन, डू यू राइट पारा 9.2 और 9.3 नोटिस सर्टिफिकेट ऑफ द इफेक्ट फॉर्म कंपार्टमेंट। अब देखिए ये जो बोला जा रहा है ना ये विकलांग कैटेगरी के लिए बोला जा रहा है। बहुत ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो है ना फिजिकली हैंडीकैप यानी कि विकलांग होते हैं और उनको जो है ना लिखने में भी परेशानी है, तो वो लोग यहाँ पे जो है ना आप लोग यस करके और अपना जो है ना जानकारी दीजिएगा। लेकिन अगर आप एक फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स नहीं है तो आप सिंपली इसको नो ही रहने दीजिएगा। और फिर यहाँ पे आपको जो है ना सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 डाटा सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद जो है ना यहाँ पे अब आपको एक लाइव फोटो अपलोड करना है और एक सिग्नेचर अपलोड करना है। तो लाइव फोटो अपलोड करने के लिए जो है ना आपको यहाँ पे कैप्चर फोटो के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो है ना जो ये रेड कलर का आपको बॉक्स दिख रहा है बस इसी बॉक्स में आपको यहाँ पे देखना है। याद रहे बैकग्राउंड जो है ना आपका एक कलर का होना चाहिए। बैकग्राउंड में जैसे आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में घड़ी दिख रहा है, ये सब आपको नहीं दिखना चाहिए। मैं बस डेमो के लिए फॉर्म भर के आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे कैप्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। कैप्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ पे जब बोल देगा फोटो अप्रूव एंड प्रोसेस तो आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना नीचे आएंगे और यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना सिग्नेचर जो होगा 10 से 20 KB का उसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे बोलेगा फोटो एंड सिग्नेचर सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद जो है ना आपने जितना भी डिटेल्स फिल किया है ना वो सबका यहाँ पे प्रीव्यू फॉर्म खुलेगा। अब देखिए प्रीव्यू फॉर्म में जो है ना आपको अपना डिटेल्स पूरा मैच करना है कि जो डिटेल्स हम फिल किए हैं वो सब सही है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि कोई आपको डाउट लग रहा है तो आपको जो है ना ये सुधारना है, तो आपको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि जो OTR है ना वहां पे आप एडिट करेंगे तब यहाँ पे सुधरेगा। क्योंकि यहाँ पे आप जो डिटेल्स फिल किए हैं उसमें केवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही है, उसके अलावा बाकी सारा डिटेल्स जो है ना आपने OTR में जो फिल किया है वही आपका दिखाएगा। तो मान लीजिए कि आपका सारा डिटेल्स सही है तो बस आपको यहाँ पे जो है ना सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लोग सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक डिक्लेरेशन खुलेगा। इस डिक्लेरेशन में आपको बस यहाँ पे आई एग्री कर देना है। आई एग्री करने के बाद जो कैप्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा एप्लीकेशन सबमिटेड,
मतलब आपका जो फॉर्म है ना वो सबमिट हो चुका है, लेकिन कंटेंट नॉट वेरीफाई, पेमेंट इज पेंडिंग। मतलब अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर रहे हैं ओबीसी कैटेगरी से, तो आपको 100 रुपए का एप्लीकेशन फी भी पे करना है। एससी एसटी वाले को पैसा पे नहीं करना है। मतलब हम अपने तरफ से एप्लीकेशन सबमिट कर दिए हैं, एसएससी अभी मेरा फॉर्म वेरीफाई नहीं किया है, तो इससे आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका फी पेमेंट मोड ऑनलाइन दिखाएगा, अमाउंट 100 रुपए दिखाएगा। हम यहाँ पे के ऊपर क्लिक करेंगे। पे के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना हम एसबीआई के ई पेमेंट्स पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। इसमें हम क्या करेंगे कि यूपीआई वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यूपीआई के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना मेरा एक क्यूआर कोड जनरेट होके आ चुका है। इस क्यूआर कोड को जैसे हम शॉपिंग करने के बाद मॉल में या दुकान में स्कैन करके पेमेंट्स करते हैं ना, उसी तरह से हमको अपना मोबाइल बैंकिंग यानी कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में से किसी ऐप को खोल के स्कैन के ऊपर क्लिक करके हम जैसे ही इसको स्कैन करेंगे अमाउंट 100 रुपये आ जाएगा। हम इसको पे कर देंगे। पे करने के बाद जो है ना मेरा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि एसएससी जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर का फॉर्म कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छा लगता है और पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कमेंट्स है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।